ओम। आज मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि हमारे देश के शहीद भगत सिंह और उसके साथियों ने जो 8 अप्रैल सन 1929 को असेंबली के अंदर जो बम फेंका था वो हरियाणा के रोहतक ज़िले या रोहतक शहर के अंदर ही लाला रंगीलाल के घर पर उसे बनाया गया था। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। यदि आप को ये अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें। 8 अप्रैल सन 1929 को दिल्ली की असेंबली में फेंका गए बम ने ऐसा धमाका किया कि सारे संसार को हिला कर रख दिया। यह बम रोहतक के खोखरा कोट पर स्थित लाला रंगीलाल के मकान पर बनाया गया था। इस मकान में वैद्य लेखराम शर्मा रहते थे, जो इस क्षेत्र की क्रांतिकारी गतिविधियों को संभालते थे। अंग्रेजों से आंखें बचाने के लिए क्रांतिकारी यहाँ पनाह लेते थे। वैद्य लेखराज शर्मा एक जोशीले नौजवानों को प्रेरित करके इस क्षेत्र में भेजते थे, लेकिन रोहतक के आसपास क्रांतिकारी गतिविधियों को वे स्वयं संभालते थे। ये जानकारियां रोहतक के बुजुर्गों के साथ संपर्क करने पर, स्वतंत्रता सेनानियों के पूछने पर और पत्रकार नरेंद्र सिंह अकेला द्वारा स्थानीय बुजुर्ग करण सिंह और इंदर सेन जैन के पास इनकी जानकारी लेकर के उनके अपने लेख में लिखे गए के आधार पर दी जा रही है। अब लाला रंगीलाल का मकान, जिसमें वैद्य लेखराज शर्मा अपने वैद्य के कार्य को करते और क्रांतिकारी गतिविधियों को संभालते थे। बताया जाता है कि बम बनाने से पहले कुछ दिन क्रांतिकारी सुखदेव वैद्यराज लेखराज जी शर्मा के पास सहायक के रूप में रहे और दवाइयाँ पीसते थे। साथ ही साथियों के संपर्क में रहे। बताया जाता है कि जो बम असेंबली के अंदर फेंका गया था, इसे भगत सिंह, सुखदेव, यशपाल व बटुकेश्वर दत्त ने वैद्य लेखराज शर्मा के साथ बैठकर बनाया था। करण सिंह फोगाट और इंदर सेन जैन के अनुसार यह योजना चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की थी, परंतु मास्टर प्लान जयदेव कपूर ने दी थी। जयदेव कपूर ने ही भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को असेंबली का नक्शा बना करके दिया था और यह समझाया था कि कहाँ बैठना है, कैसे अंदर घूमना है या किसी प्रकार अंदर जाना है, किस वक्त पर यह बम फेंकना है।
असेंबली में युवाओं के आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजी सरकार एक बिल पेश करने वाली थी, जिसके खिलाफत में ये बम फेंकना था। 8 अप्रैल 1929 को योजना के अनुसार भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त दोनों बम लेकर के असेंबली में घुस गए और मोतीलाल नेहरू ठीक आगे वाली पंक्ति में बैठ गए। जब बिल पेश करने लगे तो उसी समय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंकते हुए इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। बम भले ही किसी को या किसी की जान न ले पाया हो और इसे जान लेने के लिए बनाया भी नहीं गया था, लेकिन इसके धमाके ने अंग्रेजों को हिला करके रख दिया। चंद्रशेखर आजाद चाहते हैं कि बम फेंकने के बाद दोनों भाग निकले, पर भगत सिंह का कहना था कि यदि उन्होंने गिरफ्तारी दी तो अदालत के जरिए अपनी बात को सारे भारत में फैला सकते और युवाओं को आंदोलन के लिए प्रेरित कर सकते हैं। असेंबली में बम फेंकने के बाद ब्रिटिश सरकार को रोहतक में वैद्य लेखराज शर्मा की संलिप्तता के बारे में पता चल गया। पुलिस वैद्य लेखराज को गिरफ्तार करने पहुंची ही थी कि वैद्य जी सन्यासी का वेश धारण करके फरार हो गए। बताया जाता है कि सीधे हैदराबाद जाकर के रुके, उसके बाद उसका पता नहीं चल पाया। इधर लाला रंगी लाल का भी निधन हो गया। इनका इकलौता पुत्र सागर था। उन्होंने अपना मकान खोखरा कोट को बेचकर दिल्ली चला गया। धीरे धीरे यहाँ मकान के स्थान पर जो ऐतिहासिक मकान है, दुकानों ने स्थान ले लिया। असेंबली में धमाका करने वाला बम रोहतक के खोखरा कोट पर लाला रंगीलाल के ऐतिहासिक मकान में तैयार हुआ था। भले ही मकान आज दुकानों की कतार के रूप में तब्दील हो गया, पर उसकी आबो हवा में उस बारूद की गंध को रोहतक में आज भी महसूस किया जा सकता है। रोहतक आज़ादी के लिए मुख्य केंद्र रहा है। समाचार पत्र और बताए गए तथ्यों के आधार पर सन 1938 में अकाल के समय नेता सुभाष चंद्र बोस जी रोहतक आए थे। जब सुभाष चंद्र बोस रोहतक आए तो लोगों में सुभाष चंद्र बोस के दर्शन कराने की होड़ थी। महात्मा गांधी जी भी 2 बार रोहतक आए। पहली बार गांधी जी 1920 में असहयोग आंदोलन के लिए आए थे। दूसरी बार 1921 में
वेस्ट हाई स्कूल की स्थापना के समय पर आए थे। जवाहरलाल नेहरू और उनके पिता मोतीलाल नेहरू के साथ 1921 में आए थे। दोबारा नेहरू जी 1937-38 के असेंबली के चुनाव के समय आए थे। स्थानीय नेताओं का भी संघर्ष काफी रहा है। राम सिंह फोगाट के नेतृत्व में सन 1932 में डीसी कार्यालय पर तिरंगा झंडा फहरा दिया गया था और झंडा लगाकर नारा लगाया था कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। हरियाणा के जिले रोहतक, अंबाला, हिसार, करनाल, गुड़गांव, हर स्थान पर क्रांतिकारी संगठन मजबूती से लगे हुए थे। देश की आज़ादी में हर ग्रामीण का बहुत बड़ा हाथ था। संग्रहालय बनाने वाले व्यक्तियों से पूछने पर पता या बताया जाता है कि सोनीपत से कोट मोहल्ले पर बन रहा सौरण प्रस्थ संग्रहालय में एक काल कोठरी है जिसमें छोटे छोटे 7 गेट लगे हुए हैं। भगत सिंह को फांसी से पहले गुप्त रूप से कुछ समय के लिए यहाँ रखा गया था। भगत सिंह तेईस मार्च सन 1931 को शाम के 7:33 पर लाहौर जेल में कानूनी परंपराओं को ताक पर रखकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने उन्हें फांसी पर चढ़ाया और फिर गुप्त रास्ते से हुसैनीवाला में उन्हें फूंक कर यानी वहीं पर फूंक तपाया गया, यानी अधफोका किया गया। फांसी के समय भगत सिंह को लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि कट्टर गांधीवादी पट्टाभी सीताराम मैया ने लिखा कि 63 वर्ष के महात्मा गांधी से अधिक लोकप्रियता थी। भगत सिंह ने स्वतंत्रता के बाद भारत का नव निर्माण का लक्ष्य समाजवाद निश्चित किया था। भारत को इनकलाब जिंदाबाद का नारा उन्हीं की देन है। भगत सिंह स्वतंत्र भारत में समाजवाद लाने के लिए जो विचार उन्होंने दिया, जो सिद्धांत पेश किए, उनसे मालूम होता है कि उनके समाजवाद में मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण नहीं होगा, नैतिकता, समानता, स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता उनका मूल सिद्धांत था। जिस सिद्धांत पर या जिस सिद्धांत को तैयार करने में एंजेलस, मार्क्स
और लेनिन ने सैकड़ों वर्ष बिता दिए उसकी रूपरेखा भगत सिंह जी ने 23 वर्ष की आयु में जन जन तक पहुंचा दिया। दुनिया ने सभी क्रांतिकारियों में जो विचारक भी रहे उनमें भगत सिंह का नाम सबसे ऊपर है। भगत सिंह की क्रांतिकारी गतिविधियों में हिंसा का कोई स्थान नहीं था। और भगत सिंह जी, सरकार से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। शहीद आजम भगत सिंह, जिन्होंने रोहतक में लाला रंगीलाल के घर के अंदर पंडित लेखराज के साथ बैठ करके और जिन साथियों ने वो बम बनाया और जो उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को असेंबली के अंदर फेंका, वह अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्थान और ऐतिहासिक कदम था। ओम शांति शांति शांति।